नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और बात करेंगे एक मध्ययुगीन भारतीय राजवंश की। खास तौर पर हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की नींव असल में किसने रखी, और साथ ही एक ऐसी ऐतिहासिक गलतफहमी को भी दूर करेंगे जिसने सच को थोड़ा धुंधला कर दिया है। तो चलिए सीधे उसी सवाल पर आते हैं जो सबसे जरूरी है। आखिर छत्तीसगढ़ में कलचुरी साम्राज्य की नींव रखी किसने थी? ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। इसने इतिहासकारों तक को उलझाया है। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। अब इस कहानी को सही तरीके से समझने के लिए सबसे पहले हमें एक बहुत ही आम ऐतिहासिक भूल को सुधारना होगा, एक ऐसी गलती जो अक्सर दोहराई जाती है। हाँ, तो देखिए, कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स में आपको मिलेगा कि संस्थापक कमलराज थे, लेकिन ये जानकारी सही नहीं है। ये एक गलती है। जब हम स्रोत सामग्री को खंगालते हैं तो पता चलता है कि असली संस्थापक असल में कलिंगराज थे। तो अब जब ये साफ हो गया है, तो चलिए कमलराज की बात को यहीं छोड़ते हैं और अपना पूरा ध्यान असली संस्थापक यानी कलिंगराज पर लगाते हैं। आखिर कैसे रखी उन्होंने इतने शक्तिशाली राजवंश की नींव? जी हाँ, कलिंगराज ही वो शख्स हैं जिन्हें छत्तीसगढ़ में कलचुरी सत्ता की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। उन्हीं के शासन से इस राजवंश की एक लंबी और स्थायी विरासत का आगाज हुआ। अच्छा, तो किसी भी साम्राज्य को एक केंद्र चाहिए होता है ना? तो कलिंगराज ने तुमाण को अपनी पहली राजधानी बनाया। ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव था, क्योंकि इससे उन्हें अपना शासन जमाने और अपनी ताकत को एक जगह इकट्ठा करने में बहुत मदद मिली। और सिर्फ राजधानी बनाने से तो काम नहीं चलता। तो सत्ता में आने के बाद कलिंगराज ने सबसे पहले अपने दुश्मनों को हराया और अपनी राजधानी तुमाण की शान बढ़ाई। धीरे धीरे उन्होंने अपने शासन को इतना मजबूत कर लिया कि तुमाण उनकी बढ़ती हुई शक्ति का एक प्रतीक बन गया। लेकिन देखिए, कोई भी राजवंश सिर्फ एक शासक से तो नहीं बनता, है ना? नींव रखने वाला जरूरी है, पर उसे आगे बढ़ाने वाला भी उतना ही जरूरी होता है। तो अब कहानी में एंट्री होती है एक और बहुत महत्वपूर्ण किरदार की, रत्नदेव प्रथम। ये वो शासक थे जिन्होंने कलचुरी विरासत को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। तो जब सत्ता कलिंगराज से उनके उत्तराधिकारी रत्नदेव प्रथम के हाथों में आई, तो ये सिर्फ एक राजा के बाद दूसरी राजा का आना नहीं था। नहीं, ये वो पल था, वो टर्निंग पॉइंट था जिसने कलचुरी राजवंश का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सवाल उठता है कि रत्नदेव प्रथम का सबसे बड़ा, सबसे यादगार काम क्या था? वो था एक नई शानदार राजधानी का निर्माण। एक ऐसी राजधानी जिसने तुमाण की चमक को भी फीका कर दिया। रत्नदेव प्रथम ने एक बहुत बड़ा और साहसी फैसला लिया। उन्होंने राजधानी को तुमाण से हटाकर अपने बनाए नए शहर रतनपुर में शिफ्ट कर दिया। और ये सिर्फ जगह बदलना नहीं था, ये उनकी महत्वाकांक्षा, उनकी ताकत का एक खुला ऐलान था। और ये जो रतनपुर था, ये कोई मामूली शहर नहीं था। इसे बहुत भव्य तरीके से बनाया गया था। शानदार मंदिर थे, चहल पहल वाले बाजार थे। हर चीज में एक ऐसी शान थी जो कलचुरियों की ताकत और उनकी ईश्वर में आस्था दोनों को दिखाती थी। ये शहर इतना भव्य, इतना अमीर था कि लोग इसे कुबेरपुर कहने लगे थे। सोचिए, इसकी तुलना धन के देवता कुबेर के शहर से की जाने लगी थी। यह इस बात का जीता जागता सबूत था कि रत्नदेव प्रथम के राज में कितनी खुशहाली थी। और वक्त के साथ साथ रतनपुर की अहमियत इतनी बढ़ गई कि उसे चतुर्युगीपुरी कहा जाने लगा। मतलब एक ऐसा शहर जो चारों युगों तक कायम रहेगा। ये दिखाता है कि उस शहर की विरासत और उसका सांस्कृतिक महत्व कितना ज्यादा था। तो पूरी कहानी का सार क्या है? कलिंगराज ने नींव रखी और रत्नदेव प्रथम ने उस नींव पर एक शानदार इमारत खड़ी कर दी। दो शासक, दो अलग अलग राजधानियां, लेकिन राजवंश एक ही था जिसकी शान बढ़ती ही गई। और ये कहानी हमें एक बड़े ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देती है कि किसी शासक की असली विरासत क्या होती है? एक राज्य की नींव रखना या फिर एक ऐसा शहर बनाना जिसे जमाना याद रखे? शायद कलिंगराज और रत्नदेव प्रथम की ये कहानी हमें यही सिखाती है कि एक महान और स्थायी राजवंश बनाने के लिए दोनों ही जरूरी हैं।